हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो एंड स्वीट हार्ट, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। चलिए आज हम चर्चा करेंगे अम्ल क्षार लवण। ठीक है, आज चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल क्षार लवण। देखिए जो भी चर्चा किया जाएगा पेपर में वही छपेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं, बस एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो हो सकता है अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अम्ल क्षार लवण चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और हम हर एक टेक्निक और हर एक विधि को बताएंगे जिससे आपको अभिक्रिया करने में और इसे समझने में अत्यंत सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं तो याद रखिए कि अम्ल की चर्चा करने से पहले कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे आप सभी भोजन करते होंगे, ठीक है, तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव होगा। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, जब आप बायो पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा जीभ का अग्रभाग किस चीज़ का स्वाद कराता है, अपश्य भाग, अग्रपश्य भाग, मध्य भाग, सब वहाँ से डिटेल चर्चा किया गया है। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, कोई भी चीज़ कड़वा है या कोई भी चीज़ खट्टा है या कोई भी चीज़ क्या है मान के चलिए मीठा है, तो हम कैसे पता करेंगे यह किस कैटेगरी में रखा गया है? तो याद रखिए कि जो भी चीज़ खट्टा हो, क्या हो? खट्टा, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बताते हैं। अम्ल के बारे में जानकारी। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और याद रखिए अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। अम्ल क्या होता है? जो जलीय विलयन में क्या देता है? जलीय विलयन। अम्ल क्या होता है? अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। कौन सा आयन? H+ आयन। मतलब कि अम्ल की पहचान करने की विधि, अगर जलीय विलयन में H+ आयन दे तो क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का कुछ उदाहरण ले देते हैं, जैसे कि HCl हो गया। ठीक, HCl नहीं, अम्ल का हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया। ठीक, और HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और क्या हो सकता है? CH3COOH, CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, सिरका या विनेगर भी कहा जाता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, जो पेट के अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, अमाशय में पाया जाता है। और H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब भी कहा जाता है। तो अम्ल के पहचान की विधि, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, या जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे हमने कुछ लिखा है, H2SO4, HCl, CH3COOH, ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अम्ल के बारे में इतना हम लोग को जानकारी हो गया, तो अम्ल, ध्यान दीजिए, एक और अम्ल के बारे में जानकारी है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो अम्ल की पहचान की विधि आपको समझ आई कि नहीं? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। उदाहरण के रूप में H2SO4, HCl ले लिया और CH3COOH भी लिया गया। तो हमने अम्ल के बारे में आपको जानकारी बताया। अब चलते हैं क्षार के बारे में। किसके बारे में? क्षार। तो अम्ल को समझ आ गया, इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है सब। अम्ल के बारे में कहेंगे लिखने के लिए, यही सब लिखना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं क्षार के बारे में। किसके बारे में? क्षार के बारे में। अब ध्यान दो, क्षार क्या होता है? क्षार का पीएच मान का कितना होगा? क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्षार का जो पीएच मान होगा, मतलब क्षार को बेस कहते हैं, इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। लेकिन क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। और इसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान 7 से अधिक। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब याद रखो, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब जो क्षार होता है वो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में। किसमें? जलीय विलयन
क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता था और क्षार क्या करेगा, उल्टा क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। तो याद रखना कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सब हमने क्षार के बारे में जानकारी बताया। क्षार का उदाहरण, चलो क्षार का उदाहरण लिखो, जैसे इजी मतलब एग्जाम्पल KOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया। उसके आगे MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, और क्या लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये सब किसका उदाहरण है बाबू लोगों, क्षार का उदाहरण है। तो क्षार क्या होता है, क्षार KOH कह सकते हैं, MgOH कह सकते हैं, या CaOH का होल ट्वाइस कहा जाता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब चलते हैं हम अम्ल और क्षार के बारे में अभिक्रिया से। अभी तो मैंने आपको परिचय बताया कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए लवण किसे कहा जाता है। लवण क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अगर अम्ल और क्षार की जब अभी आगे अभिक्रिया पढ़ेंगे तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो उससे हम आगे अभी अभिक्रिया में पढ़ेंगे, तो पहले इसे ही चर्चा कर लेते हैं। तो अम्ल के बारे में आगे चलते हैं, जैसे कि इसे नोट कर लो, अच्छा इसे नोट करो, चलो चलो नोट करो, हो गया, चलो आगे। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अम्ल की जलीय माध्यम में अभिक्रिया है। अम्ल का जलीय माध्यम में अभिक्रिया, कोई भी अम्ल जलीय माध्यम में कैसे अभिक्रिया करता है, ठीक है। अगर एक अम्ल है HCl, इसका जलीय माध्यम में अभिक्रिया करा रहे हैं H2O के साथ, हेडिंग ये लिखना, अम्ल का जलीय माध्यम में अभिक्रिया। अगर कोई भी अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अगर इसका जलीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, H+ आयन बनेगा, और क्या बन जाएगा, Cl- आयन। जो H+ आयन होगा एक्वस की अवस्था में होगा। एक्वस कैसा होगा, एक्वस मतलब आयनिक रूप में होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम बात करते हैं कि HCl होगा। इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं MgOH का होल ट्वाइस, और सॉरी तो क्षार लिख दिए भाई, क्षार नहीं लिखते हैं, H2SO4 अम्ल लिखना, अम्ल H2SO4। H2SO4 भी एक अम्ल है, इसका विक्रिया करा रहे हैं किस माध्यम में, जलीय माध्यम में। जब H2SO4 का विक्रिया जलीय माध्यम में कराया जाएगा तो क्या बनेगा, 2H+ आयन बनेगा और SO4 आयन बनेगा। मतलब कोई भी अम्ल का अगर अभिक्रिया कराएंगे जलीय माध्यम में तो हमेशा H+ आयन देगा। तो आपको एक चीज़ पहचान में आ रही है कि जहाँ भी H+ दिखाए, मतलब जहाँ भी हाइड्रोजन दे उसे अम्ल मान सकते हैं, हाँ या ना बताओ। हाँ मान सकते हैं अभी फिलहाल, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे तो डिस्कशन हो जाएगा अच्छे से कि मान सकते हैं या नहीं, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अम्ल क्या होता है, जलीय विलयन में क्या देता है, H+ आयन देता है। अब जैसे कि हम और कुछ उदाहरण लेते हैं कि इसी अम्ल का विक्रिया, इसी HCl का विक्रिया भाई जलीय माध्यम में ना करा के शुष्क माध्यम में कराओ, शुष्क माध्यम में, तो क्या कोई आयन उत्पन्न हो सकता है। सोचो, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए हो, ठीक है, HCl, अब उसको शुष्क माध्यम में अभिक्रिया कराओगे तो किससे करेगा अभिक्रिया, भाई अभिक्रिया संभव ही नहीं है। जब अभिक्रिया संभव ही नहीं है तो कोई भी आयन का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पे नो चार्ज, मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज, मतलब कोई भी आयन का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग अम्ल ले रहे हैं उसको शुष्क मतलब शुष्क माध्यम में अभिक्रिया करा रहे हैं तो किसी भी प्रकार का आयन का निर्माण नहीं होगा, कोई भी चार्ज यहाँ उत्पन्न नहीं होगा। यही H2SO4 के जगह H2SO4 का अभिक्रिया अगर जलीय माध्यम में कराए तो 2H+ बन रहा है ना, यही अभिक्रिया अगर हम शुष्क माध्यम में करा दे तो कोई भी अभिक्रिया, कोई भी आयन का निर्माण नहीं होगा। तो मैंने अम्ल का जलीय माध्यम में अभिक्रिया बताया। अब चलते हैं क्षार का जलीय माध्यम में अभिक्रिया। किसका, क्षार का जलीय माध्यम में अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, अगर अम्ल का जलीय माध्यम में अभिक्रिया करा रहे हैं तो हम लोग को उत्पाद में मुख्य चीज क्या बन रहा है, H+ बन रहा है। बाबू लोगन क्या बन रहा है, H+, ठीक है स्वीटहार्ट। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्षार का जलीय माध्यम में अभिक्रिया। हेडिंग लिख लो, क्षार का जलीय माध्यम में अभिक्रिया। अगर कोई भी क्षार हो जैसे KOH, इसका जब जलीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे, किसमें जलीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे तो हमको मालूम भैया K+ हो जाता है और OH- हो जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा, K+ और OH- बन जाएगा, K+ OH-। हम इसी प्रकार से और अभिक्रिया लेते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस। याद रखिएगा, जलीय माध्यम में हो रहा है तो मतलब H2O यहाँ लिखना अनिवार्य है। अगर H2O नहीं लिखो तो कैसे समझाया जाएगा बाबू लोग, तो मतलब कि
अम्लीय माध्यम जलीय माध्यम में हो रहा है कि शुष्क अवस्था में हो रहा है। अब देखो MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं हम लोग किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, मतलब जलीय माध्यम में इसका अभिक्रिया कराते हैं या विघटन करते हैं। तो क्या होता है, Mg मैग्नीशियम क्या बनता है, डबल प्लस बन जाता है, और OH माइनस क्या बन जाता है, OH माइनस बन जाता है, OH क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो अब ध्यान दो, बैलेंस करने वाली बात है तो बैलेंस बाद में कर सकते हैं, पहले समझो। जब MgOH को ब्रेक किया जाएगा मैग्नीशियम डबल प्लस OH माइनस, तो हम लोगों को क्या मिला कि क्षार का जब जलीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, OH माइनस आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है, OH माइनस आयन। तो मैंने शुरू में वही बताया था, अम्ल की परिभाषा में अम्ल जलीय माध्यम में H प्लस आयन देते हैं, जो मैंने सिद्ध करके दिखाया। और मैंने यह भी बताया था कि जो क्षार होते हैं वो जलीय माध्यम में क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। तो देखो क्षार जलीय माध्यम में OH माइनस आयन दे रहे हैं कि नहीं, दे रहे हैं। तो अम्ल और क्षार के बारे में ये उनका प्रॉपर्टी था, और उनका जलीय माध्यम और में अभिक्रिया भी मैंने बताया। अब चलते हैं हम लोग कुछ और आगे पढ़ते हैं, अम्ल के और क्षार के बारे में कुछ और अभिक्रिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जैसा बात जो होगी बाद में होगी, ठीक। पहले हम और कुछ पढ़ देते हैं। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमारे पास दो बीकर है, एक में अम्ल है और दूसरे में क्या है, जल है। हमारे पास दो बीकर है, हमारे पास क्या बाबू लोगों, दो बीकर है। एक बीकर में अम्ल है, एक बीकर में अम्ल है, और दूसरे बीकर में क्या है, जल है, जल। अब बताओ, अम्ल को जल में मिलाना संभव है कि जल को अम्ल में मिलाना संभव है? कौन सा प्रोसेस संभव हो सकता है? होगा तो दोनों, लेकिन कौन सा प्रोसेस सुविधाजनक होगा, किससे कोई भी नुकसान या कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा? बताओ कौन सा प्रक्रिया है कि अम्ल को जल में मिलाएं कि जल को अम्ल में मिलाएं? तो याद रखना, कभी भी अम्ल को जल में मिलाया जाता है कि नहीं, या नहीं मिलाया जाता है? बताओ। हाँ, जब भी यह प्रक्रिया करना हो तो याद रखिएगा कि जल को कभी भी अम्ल में नहीं मिलाया जाता है। हम भैया लोग ऐसे अम्ल ले ली, HCl इसमें ले लिएगा बाबू, HCl ले लिएगा। अगर इसमें आप जल H2O मिलाएंगे तो यह सब अभिक्रिया ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी पात्र होगा, जो भी बर्तन होगा, और बहुत सारी नुकसान होगी उसमें, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बूम, ठीक। लेकिन यही प्रक्रिया ना करके हम यह प्रक्रिया करें, कौन सा प्रक्रिया, कि हम लोग जल में, मतलब H2O जल में किसको मिलाए, अम्ल मिलाए। क्या मिलाए, अम्ल। जब जल में अम्ल मिलाते हैं तो यह प्रक्रिया संभव है, मतलब ये ब्लास्ट नहीं करेगा। अब समझो ये क्यों ब्लास्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत अत्यधिक मतलब एसिडिक है। अब इसमें आप क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं, तो जब जल मिलाएंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि जल में अम्ल का छोटे छोटे अमाउंट में मात्रा प्रयोग किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, संभव क्या है, बताओ, एसिड टू वाटर, मतलब कि अम्ल को किस में मिलाया जाता है, जल में। एसिड टू वाटर मतलब अम्ल को जल में मिलाना संभव है, लेकिन जल को अम्ल में मिलाना एक हानिकारक है। ऐसा आप लोग कभी ना करिएगा, ठीक है, बता रहा हूँ। अब एक और आपकी किताब में दिया गया है क्रियाविधि आपको करने के लिए, चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक जार है, देखो यहाँ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करा रहा हूँ अभी, इसके क्वेश्चन भी बनेगा आगे, देखना, घबराना मत। एक हमारे पास जार है, ठीक है, क्या है, जार है। इसमें मैंने एक दप्ती लगाया और इसमें क्या लगाया, दप्ती। अब इसमें 2 कील फंसा दिया, क्या फंसा दिया, 2 कील इसमें लगा दिया मैंने, और इधर भी मैंने 1 कील लगा दिया, ठीक है, 2 कील लगा दिया। अब दोनों कीलों को मैंने वायर के द्वारा, इधर तार के द्वारा बाबू लोगों जोड़ दिया। और एक यहाँ भाई, यहाँ बैटरी पहले लगा दो, ठीक। अब बैटरी से एक बल्ब लगा दो, ठीक। अब यहाँ स्विच लगा दो बाबू, क्या स्विच माने बटन, बस यही प्रक्रिया करना है। अब बताओ, अब तुम लोग को बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें शुद्ध जल है, क्या है, शुद्ध जल। अब हमें बताओ, अगर यहाँ पे जब भी हम इसमें शुद्ध जल में क्या मिला देते हैं, ग्लूकोज मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला याद है, याद कर लो, C6H12O6, इसे ही ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज मिला दे, और क्या मिला सकते हैं, अब जैसे कि हम लोग एल्कोहल मिला देते हैं, जैसे एल्कोहल मतलब C2H5OH, पौआ बाबू, जो सब लोग पीते हैं शाम के टाइम ओवर टाइम काम करने के बाद, ठीक है, C2H5OH। अगर इन दोनों को मिलाने पर क्या यह बल्ब जलेगा, क्या यह बल्ब जलेगा, संभव है, संभव या नहीं, बताओ भाई। हमने क्या बताया, अम्ल की पहचान, उसमें H+ होना चाहिए। भाई यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी तो हाइड्रोजन है,
है ना, बल्ब तो जलना चाहिए, लेकिन नहीं, बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यह आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगर इसमें ही हम लोग क्या मिला दें, H2SO4 मिला दे या HCl मिला दे, या H2SO4, जब इन कंपाउंड को इस विलयन में मिलाया जाएगा जल में, तो क्या होगा, H प्लस बन जाएगा, SO4 डबल माइनस, तो H प्लस SO4 डबल माइनस बन जाएगा। तो इसमें आयन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगा, मतलब प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण बल्ब जलने लगेगा। लेकिन इन सभी कंपाउंड को डालने से आयनिक मतलब ये भी कंपाउंड आयनिक रूप में विभक्त नहीं होते, जिस कारण बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम लोग HCl या H2SO4 डालते हैं तो ये आयनिक रूप में विभक्त हो जाते हैं। जैसे HCl को ब्रेक करेंगे, जैसे HCl को ब्रेक किया जाता है, क्या बनता है, H प्लस बनता है और Cl माइनस, तो आयनिक कंपाउंड बना कि नहीं। तो अब याद रखना, जहां भी आपको H प्लस दिखाई दे तो कभी ये मत सोचना कि मतलब कि भाई H प्लस है तो हमेशा ये मत सोचना कि अम्ल ही होगा, ठीक है। इसमें भी तो है H, इसमें भी तो है H, है नहीं, है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन दिखाई देने पर आप क्या मत समझ लेना कि यह अम्ल है, गलत बात, अम्ल नहीं है भाई, नहीं है, बात खत्म। तो इसका मतलब इस फिगर का यही तात्पर्य था कि जहां भी अगर हाइड्रोजन दिखाई दे तो हम उसे अम्ल नहीं समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हमने ग्लूकोज लिया और क्या लिया, अल्कोहल लिया, ठीक है, एक आपकी किताब में क्रियाविधि दिया था। अब चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलो। अब अम्ल की धातु से क्रिया, अम्ल की किससे क्रिया, धातु से क्रिया। अगर अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या बनाएगा भाई, अम्ल। अगर कोई भी अम्ल हम लेते हैं, अगर कोई भी अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया, मतलब हेडिंग लिख लो, अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया। जब कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या बनाता है मालूम है, लवण, और प्लस क्या बनाता है, जल, क्या बनाता है, जल, ठीक है। अगर कोई भी सॉरी यहाँ पे जल नहीं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं कि मतलब अम्ल लेना है, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं HCl, ठीक है, HCl ले रहे हैं, इसका अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, धातु मतलब जिंक, किसके साथ, जिंक के साथ, किस धातु के साथ, जिंक के साथ। तो यहाँ उत्पाद में क्या बन जाएगा भाई, यहाँ जिंक डबल प्लस के रूप में होता है, तो यहाँ उत्पाद बन जाएगा ZnCl2 प्लस क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस, इसने ऐसे ना लिखे, यहाँ कोष्टक में G भी लिखा जाता है, गैस हमेशा ऊपर जाएगा तो इसलिए तीर भी दिखाया जाता है। अगर किसी भी अम्ल मतलब HCl का अभिक्रिया धातु के साथ कराया जाता है तो लवण, ZnCl2 क्या है, एक लवण बन गया और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकल गया। मैं एक अभिक्रिया दे रहा हूँ, आप लोग करिए इसे। चलिए, एक अभिक्रिया दिया जा रहा है, जिंक का अभिक्रिया कराना है, मतलब एक धातु का, ठीक है, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई पहले धातु लिख दिए बाद में अम्ल लिख दिए, क्या दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत। अगर धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, मतलब H2SO4 के साथ कराते हैं, तो बताओ यहाँ उत्पाद में क्या बनेगा, कमेंट पिन करो, ध्यान दो। तो यहाँ क्या बन जाएगा बाबू लोगन, ZnSO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिए, कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो मैंने अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया बता दिया। अब हम बताएंगे क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन को दोनों लिख लो। अगर पूछ लिया जाए अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखो धातु का, तो लिख देना यही कि अम्ल का, अगर कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। चलो इसे मिटाते हैं, ठीक, आगे। अब हम लोग हेडिंग लिख लो, अगला हेडिंग है कि धातु का क्षार के साथ अभिक्रिया, किसका, धातु का क्षार के साथ अभिक्रिया। तो कोई भी धातु लो, ठीक है, उसका अभिक्रिया किससे कराना है, क्षार के साथ, किसके साथ, कोई भी धातु लो उसका अभिक्रिया किससे कराना है, क्षार के साथ। तो यहाँ पर भी उत्पाद में क्या बन जाएगा, ठीक है, लवण बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, लवण बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर कोई भी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस
हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हम लोग एक धातु लेते हैं, एक धातु के तौर पर जिंक ही लेते हैं, इसका अभिक्रिया कराते हैं किसी क्षार के साथ। क्षार में हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या जब बन जाएगा, बताओ 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 बताओ, Na2ZnO, Na2ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अगर किसी भी धातु का विक्रिया क्षार के साथ कराते हैं, तो लवण Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो समझ आया कि नहीं, मतलब क्षार की धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर लवण प्लस जल का भी निर्माण होता है। अब चलते हैं हम लोग और अभिक्रिया पढ़ते हैं। अभिक्रिया ही इस चैप्टर का जान है, याद रखिएगा। अगर अभिक्रिया नहीं आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक अभिक्रिया दे रहे हैं आपको, करना है चलो करके आना घर से ना। हम लोग धातु ले रहे हैं, जिंक ही ले रहे हैं, इसका अभिक्रिया कराओ तुम लोग KOH के साथ, ठीक है। इस अभिक्रिया को आपको कमेंट करना है, इसका उत्पाद क्या बनेगा आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, चलते हैं हम लोग आगे। अब किसी भी अम्ल की अभिक्रिया दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक धातु कार्बोनेट से, एक धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, याद रखना, हेडिंग लिख लो। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ। कोई भी अम्ल हो उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो कोई भी अम्ल हो उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु कार्बोनेट। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराया जाता है। किसके साथ, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराया जाता है। तो उत्पाद में क्या बनेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या बन जाएगा बाबू लोगों, H2O, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल, ठीक है। अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराया जाता है, तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। इसमें एक उदाहरण अपने से कोई बता सकता है तो बताओ, चलो हम बताते हैं। ध्यान दो, कोई भी अम्ल ले लो यार, कुछ भी ले लो, HCl ले रहे हैं। HCl की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट मतलब क्या, किसी भी धातु का कार्बोनेट होना चाहिए। जैसे Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट लिया मैंने, सोडियम का कार्बोनेट के लिया। अब हमें उत्पाद में क्या बनेगा, तुम ही बताओ, उत्पाद में बताओ। देखो यहाँ से Na और इधर Cl, तो NaCl क्या बन जाएगा, NaCl। अब NaCl एक नमक भी है, इसे ही तो लवण कहते हैं। हाँ, लवण बन गया। प्लस यहाँ से CO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2 यहाँ से निकलेगा। तो एक मतलब क्या, एक ऑक्सीजन इधर से और दो हाइड्रोजन से बैलेंस करने के लिए इधर क्या निकल जाएगा, H2O। तो याद रखिएगा, किसी भी अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर मतलब लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल का निर्माण होता है। एक और अभिक्रिया देते हैं आप लोगों के लिए, चलो करो 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 करो। जैसे कि H2SO4, यह तो भी है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है कि नहीं, इसका भी अभिक्रिया हम करा रहे हैं धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, धातु कार्बोनेट के ही साथ करा रहे हैं। कोई भी धातु कार्बोनेट ले लो, चलो हम लेते हैं Na2CO3 के साथ ही लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को आपको करना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा, आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको करना है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि किसी भी अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगला हेडिंग लिखो, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं, चलो इसे करना है, नहीं कमेंट भी करना है आपको। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे, तब पर भी उत्पाद में वही बनेगा। क्या बनेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होगा। लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। एक उदाहरण के रूप में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि H2SO4 एक अम्ल है, इसका अभिक्रिया धातु कार्बोनेट मतलब धातु और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब धातु Na2HCO3 लिख देते हैं, Na2HCO3।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। और आगे क्या बनेगा? आगे तो याद है भाई, CO2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? जल, माने H2O। अगर किसी भी अम्ल का अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, यह सब जो क्वेश्चन है एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कैसे होती है, क्या उत्पाद बनता है, आपको लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं ना, अब यही जो धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया कराने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना है? गैस बना है। क्या बना है? CO2। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अभिक्रिया पूछ ले सोडा लाइम के साथ। किसके साथ? सोडा लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया सोडा लाइम। अब बात आई सोडा लाइम क्या है भाई? सोडा लाइम मतलब क्या? CaOH का होल ट्वाइस, इसे ही कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडा लाइम। अब क्या होता है? वाटर लाइम भी कहा जाता है, इसे वाटर लाइम ही कहा जाता है। ठीक है, अगर कार्बोनेट की अभिक्रिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या बनता है? बताओ। CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या बनता है? CaCO3 बनता है तथा क्या बनता है बाबू लोग? H2O बन जाता है। ध्यान दो, अगर CO2 का अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस के साथ कराते हैं तो CaCO3 तथा H2O बनता है। ठीक, आगे चलो। अब इसी का अभिक्रिया, इसी कंपाउंड का अभिक्रिया पुनः कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और आधिक्य में, मतलब और अधिक मात्रा में। किसका? CaCO3 प्लस H2O, इसके अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के और अधिक मात्रा में कराया जाता है तो उत्पाद में क्या बनता है? बताओ। तो बन जाता है क्या? Ca क्या बनता है और अधिक मात्रा में? ध्यान दो, CaCO3 का, ये देखो, ये जो CaCO3 ना, इसका PPT, इसका सफेद अवक्षेप बनेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बाबू लोग क्या बनेगा? सफेद अवक्षेप बनेगा। कैसा अवक्षेप बनेगा? सफेद अवक्षेप बनेगा। कैसा? सफेद अवक्षेप। जब अभिक्रिया कराते हैं तो HCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, यह अभिक्रिया आपकी किताब में दिया गया था, मैंने इन सभी अभिक्रिया को आपको बताया है। चलिए आगे चलते हैं। हमने अम्ल की अभिक्रिया पढ़ लिया। ठीक है, अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ पढ़ लिया, क्षार का अभिक्रिया धातु के साथ पढ़ लिया, अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ पढ़ लिया, अम्ल का अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ना अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार भी आपस में तो अभिक्रिया करते होंगे बाबू, चलो देखते हैं। अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो याद रखिएगा, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। किसका? लवण। और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। अगर हम पूछ ले, अगर अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सा गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हेडिंग लिख लो, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया। अगर कोई भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। अगर कोई भी अम्ल अगर कोई भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस क्या बनता है? जल बनता है। उदाहरण के रूप में हम लोग अम्ल के रूप में क्या ले लें? HCl। ठीक, और क्षार के रूप में हम लोग क्या ले ले बाबू लोग? NaOH ले लेते हैं, NaOH। जब इस अभिक्रिया को कराया जाएगा, तो लवण बनेगा। Na और Cl मिलके क्या बन जाएगा? NaCl एक प्रकार का लवण है और OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बन जाएगा बाबू लोगों? जल, H2O। समझ आया अभिक्रिया? अच्छी बात है। एक और अभिक्रिया देते हैं, बताओ कि अम्ल ही लेते हैं HCl ही। कौन सा अम्ल लेते हैं? HCl ही लेते हैं। HCl दिखाई दे रहा है, रेड कलर सही चल नहीं रहा है इधर। HCl की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं KOH के साथ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो उत्पाद में क्या बन जाएगा? बताओ। यह बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा? KCl पोटेशियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी अम्ल अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। तो लवण कैसा होता है? उदासीन होता है। लवण कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे भी चलते हैं। यहाँ तक हो गया कि नहीं? अम्ल और धातु, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया। अब हम लोग अभिक्रिया करेंगे किसका? यह याद रखना, अभी इसका बहुत उपयोग होगा। इस अभिक्रिया का बहुत ज़्यादा भी चर्चा मैं करूँगा आगे। ठीक है, अगर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इसे याद रखना, इस कथन को। चलते हैं, इसको नीचे मिटाते हैं। ठीक है, उसको रहने देते हैं, नहीं मिटाएंगे।
बबलो। अब ध्यान दो कि अगर किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाए, किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ। अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड, ठीक। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है? धातु ऑक्साइड। अम्ल मतलब HCl की अभिक्रिया करा देते हैं, HCl की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड मतलब का कैल्शियम ऑक्साइड, यह तो भी है धातु ऑक्साइड। अगर इसके साथ कराते तो उत्पाद में क्या बनेगा? याद रखना, उत्पाद में लवण प्लस क्या बनता है? लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। अगर कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। क्या कर बनता है? लवण तथा जल बनता है। अभी हम चेक करेंगे धातु का ऑक्साइड अम्लीय है या क्षारीय है, यही चेक करने के लिए हम इस समीकरणों को लिख रहे हैं, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से उत्पाद में क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे उत्पाद में अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो अब ध्यान दो, CaCl2 क्या बना? लवण बना। अब लवण बना होगा तो लवण मतलब लवण कब बनता है? जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि HCl क्या है? अम्ल है, लेकिन धातु का ऑक्साइड हमें नहीं मालूम है कि यह अम्लीय है कि क्षारीय। तो बताओ कि यहाँ पे लवण बना। लवण तभी बनता है जब अम्ल और क्षार में आपस में विक्रिया करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं HCl तो अम्ल है, तो CaO क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय। तो याद रखो, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था? हम मतलब जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है वो क्षार कहलाता है। भाई यहाँ तो OH- है भी नहीं, तब पर भी यह क्षार है, तब पर भी यह क्षार है। पूछो क्यों? क्योंकि यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है धातु ऑक्साइड, तो बना रहा है लवण। लवण तभी बनता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। अर्थात धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है? धातु ऑक्साइड की क्षारीय है। कैसी प्रकृति है? क्षारीय है। कैसी है? क्षारीय। ये समझ आया कि नहीं? ठीक। अब हम लोग एक धातु ऑक्साइड ले लिए, एक अधातु ऑक्साइड भी ले रहे हैं। किसको? अधातु। देखो, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? अधातु ऑक्साइड, ठीक है। अब अम्ल की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तब पर भी उत्पाद में क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। अब हम लोग अम्ल के रूप में किसके ले? अम्ल के रूप में हम लोग ले लेते हैं कि अम्ल, बार अम्ल। अब यहाँ पे क्षार लो यार, एक बार क्षार तो लो। क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड को अधातु ऑक्साइड को किसके साथ? अधातु ऑक्साइड को कराते हैं। तो हम लोग क्षार में लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसका अभिक्रिया कराते हैं। इसका अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड CO2 को उपस्थित करा देते हैं, ठीक है। CO2 को उपस्थित करा देते हैं। तो हमें यहाँ उत्पाद में क्या बनता है? CO3 तथा क्या बन जाता है? जल, ठीक है। हमने एक क्षार लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं बाबू लोग? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उपस्थित करा रहे हैं। उत्पाद में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तथा जल बन रहा है। अब हमें यही बताना है कि हम लोग जो अधातु ऑक्साइड लिया था उसका प्रकृति कैसा है? अम्लीय है कि क्षारीय? तो बताओ, हमने तो क्षार लिया था। क्षार का विक्रिया किससे कराए कि लवण बन जाए? तो क्षार का विक्रिया अम्ल के साथ कराना पड़ेगा। किसके साथ? अम्ल के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CaO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी है भैया? अम्लीय है। कैसी है? अम्लीय, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। अब यहाँ पे बहुत सारा गैस ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है, और SO2 ले लो, और SO3 ले लो, ठीक है, NH3 ले लो। तो ये सब जितने भी गैस हैं, ये जितने भी गैस लिखे गए हैं सब कैसे हैं? अम्लीय प्रकृति के हैं। कैसे हैं? अम्लीय प्रकृति के हैं, ठीक है। एक और लिख सकते हैं, NO2 ले लो, NO2। जितने भी गैस हैं सब कैसे प्रकृति के हैं? अम्लीय प्रकृति के हैं। अगर ध्यान दो फिर से, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैंने उसका विक्रिया भी दिया। अगर अम्ल और धातु के ऑक्साइड आपस में विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो हमें मालूम है कि लवण तभी बनेगा जब अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा? क्षार के साथ। मैंने अम्ल में लिया HCl और CaO का। अगर प्रकृति ज्ञात करना हो कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड किस प्रकृति का है, तो मैंने देखा कि जब लवण बन रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। अगला विक्रिया,
अम्ल और अधातु क्षार और अधातु ऑक्साइड आपस में विक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार के रूप में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तथा अधातु ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया। जब इसका विक्रिया कराए तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा H2O बना। जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है, लवण है। तो मैंने देखा कि लवण कैसे बना, क्षार के साथ किसने विक्रिया की, अधातु ऑक्साइड। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। तो जितना भी अभिक्रिया था मैंने सब अभिक्रिया का चर्चा कर दिया। अब चलते हैं हम लोग पीएच पैमाना पे। पीएच पैमाना पे आज बस एक ही क्लास में पीएच पैमाना तक चर्चा किया जाए, लवण के बारे में डिटेल से कल चर्चा किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं पीएच पैमाना। पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना की खोज की। पीएच पैमाना में क्या होता है कि 0 से लेकर 14 तक अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। कितने, 0 से लेकर 14 तक अंक प्रदर्शित किए जाते हैं पीएच पैमाना में। अब क्या होता है कि पीएच पैमाना में 0 से लेकर 14 तक अंक प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उसमें किस प्रकार से अंक प्रदर्शित किए जाते हैं आपको मालूम होना चाहिए। अब ध्यान दो, मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो अब दिखाई देगा। ठीक है, एक मैंने लाइन बनाया, ठीक है। इसमें कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक। 14 तक क्या होता है, गिनती होता है। और बीच वाला भाग क्या होता है, 7। ठीक है, 7। अब ध्यान दो, अब क्या होता है, अब देखो यहाँ से ना 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बात खत्म। ठीक, 14। अब ध्यान दो कि अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मतलब कि पीएच पैमाना के बारे में। पीएच पैमाना की खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच पैमाना किसको प्रदर्शित करता है, पीएच पैमाना प्रदर्शित करता है कि कोई भी पदार्थ, किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक का अगर पीएच पैमाना मान ज्ञात हो जाता है तो बता सकते हैं वह अम्लीय है, क्षारीय। अगर हम लोग 7 से कम, मतलब 7 से कम जाएंगे तो प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। कैसी होगी, अम्लीय। प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। अगर 7 से अधिक जाएंगे मतलब 14 के तरफ तो प्रकृति कैसे होगी, क्षारीय। प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। अगर हम लोग 7 पर ही रहेंगे, अगर पीएच मान कितना है, 7 ही है, तो वो कैसा होगा, प्रकृति उदासीन हो जाएगा। कैसा, उदासीन मतलब न्यूट्रल। अगर पीएच मान 7 से कम मतलब अम्लीय और 7 से अधिक मतलब क्षारीय। अब याद रखना महत्वपूर्ण चीज, 7 से अगर हम 0 के तरफ बढ़ेंगे, 7 से अगर 0 के तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। मतलब वह विलयन अत्यधिक H+ मतलब विलयन में H+ आयन आसानी से दे रहा है। मतलब कि 0 से 7 के तरफ जाने पर अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ेगा। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1.2 और 5.2 इनमें से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति किसका है, तो बताओ ज़्यादा अम्लीय प्रकृति उसका होगा जो 0 के ज़्यादा नज़दीक होगा। तो 0 के ज़्यादा नज़दीक है 1.2, मतलब इसका अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है और इसका अम्लीय प्रकृति कम। अब यहाँ मत सोचना है संख्या बड़ा है तो ऐसे बना दें, यहाँ मैं नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि इसका अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है, तो 1.2 का अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम लोग 7 से अधिक, 7 से किधर जाते हैं, 14 की तरफ, तो क्षारीय प्रकृति के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, क्षारीय प्रकृति के मान में वृद्धि होता है। एक हम 10 लिख दे रहे हैं, एक 12। हम पूछ रहे हैं किसका क्षारीय प्रकृति अधिक है, तो इन दोनों कंपाउंड में कौन अधिक क्षारीय है, कौन सा अधिक क्षारीय है, तो भाई 12 अधिक क्षारीय है, क्योंकि 14 के करीब है, 14 के करीब है तो इसलिए अधिक क्षारीय है। और जैसे इधर मतलब कि जैसे जैसे हम 14 से किधर चले आएंगे, 7 की तरफ, क्षारकता के क्रम में क्या होगा, कमी होगा। और जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्षारकता के मान में जैसे जैसे हम लोग 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लता के मान में कमी। लेकिन अगर 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो अम्लता के मान में वृद्धि, लेकिन 0 से 7 की ओर बढ़ेंगे तो अम्लता के मान में कमी। उसी प्रकार अगर 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे क्षारकता के मान में वृद्धि, अगर 14 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारकता के मान में कमी। तो याद रखिएगा यह चीज़। और कुछ पदार्थ या कुछ यौगिकों का जो पीएच मान आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, अगर कोई भी पदार्थ अम्लीय हो तब होगा जब उसका पीएच मान कितना होगा, पीएच मान मतलब 7 से कम तो अम्लीय। अगर पीएच मान क्या होगा, पीएच मान 7 से अधिक तो क्षारीय। अगर पीएच मान क्या हो जाएगा, 0, पीएच मान अगर सॉरी 0 नहीं, अगर पीएच मान 7 हो गया तो कैसा कंपाउंड है, उदासीन कंपाउंड है। अब हम कुछ लिखते हैं पीएच मान, ठीक है, कुछ पीएच मान हम लिखते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान इसे मिटा देते हैं, इसमें यही था। अगर पीएच स्केल आएगा ऐसे बना के इसमें 14 खाना लिखना है, सबको काउंट करना है 1 2 3 4 और इसके बाद इसका खोज किसने किया था बताना पड़ेगा। इधर जाने पर अम्लीय, इधर जाने पे क्षारीय क्रम में वृद्धि होती है। हम कुछ पीएच पैमाना लिखते हैं
जो आपको याद करना पड़ेगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है बहुविकल्पी। देखो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आएगा, कितना 20 क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर हुआ अम्ल के, कि अगर पूछ लिया जाए रक्त का पीएच मान, किसका बाबू, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। अब बात करते हैं कि रक्त का पीएच मान तो हो गया 7.4। अगर आपसे पूछ ले अम्लीय वर्षा का पीएच मान, किसका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, अधिक नहीं होता है, ठीक है। 5.6 से क्या होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कम होता है। अगर इसमें आपसे पूछ ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, किसका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाखों बार पूछा गया, मतलब लाखों क्या, हजारों पर, जितना भी कर सको उतना कम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अब इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 10 होता है, रट लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल से इसी क्लास में, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 होता है। रक्त का पीएच मान बाबू लोग कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है। आपसे यह भी पूछ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कई बार पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.2 होता है। देखो NCERT में 1.2 लिखा गया है, अगर विकल्प में 1.2 है तो सही है, नहीं तो 1.5 दिखाई देगा। तो लेकिन आपको प्रयास करना है 1.2 या 1.5 के करीब जो ऑप्शन होगा वही विकल्प टिक करना है। तो मतलब कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना हो जाता है, 1.2 हो जाता है। अब आपसे पूछ लेगा नींबू का रस का पीएच मान, किसका, नींबू का रस। अगर नींबू का रस का जो पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। कितना होता है बाबू लोगों, 2.2। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान में HCl का 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाता है। अगर पूछ ले आपसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है बाबू, 14 होता है। तो कुछ है जो याद करना पड़ेगा आपको। हम और कुछ देख लेते हैं, इसमें दिया गया आपकी किताब में शुद्ध जल का। हाँ याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान मैंने आपको भी बताया था, अभी लिख लो। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। नींबू का रस बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया, जितना भी था इसमें जानकारी बता दी। अब याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पूछ लिया जाए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दूध खट्टा होता है ना, दूध से दही बनता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक अम्ल पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक तो जीवाणु भी होता है, लेकिन लैक्टोबैसिलस नामक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल कहते हैं, ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और जीवाणु पूछा जाएगा तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, और लेकिन अगर अम्ल पूछा जाएगा तो लैक्टिक अम्ल बताना है, ठीक है। उसी प्रकार से संतरा में पूछ लेगा तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बाबू कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पूछ लेता है तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। अब चींटी का डंक हो चाहे नेटल का डंक, चींटी का डंक हो चाहे नेटल का डंक, दोनों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में मैंने आपको बता दिया ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अब बताओ इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो एक बार रिवीजन कर लें। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता हो, सिरका बताओ एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है।
चींटी तथा नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो गया। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला क्लास जब होगा उसमें और सारी जो क्वेश्चन होगा उसका सब डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।